नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमने एक सीरीज चलाई हुई है जो नायब तहसीलदार के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके सारे सॉल्यूशन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार का जो है जो पेपर है वो आता है हिंदी का स्पेशली, और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसी कैसी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो इस सीरीज में पहले वीडियो में हमने आपके साथ 2018 का पेपर जो है डिस्कस किया, पोएम की एक्सप्लेनेशन, ग्रामर। फिर दूसरे वीडियो में जो 2017 और 18 की दोनों गद्यांश की व्याख्या और अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद है वो आपके साथ डिस्कस किया। और अब ये जो है ये तीसरा वीडियो है जिसमें 2017 का जो गद्यांश और अनुवाद वाला जो प्रश्न था, पहले दो प्रश्न वो हमने सॉल्व कर दिए थे दूसरे वीडियो में। तो जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि पद्यांश की व्याख्या और जो 3 ग्रामर के जो क्वेश्चन आए हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले ग्रामर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। व्याख्या का जो पार्ट है वो हम थोड़ा बाद में ले लेते हैं। तो सबसे पहले मुहावरों का क्वेश्चन आना ही आना है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन चॉइसेस का ध्यान रखिएगा कि कितने दिए हुए हैं और आपको कितने लिखने हैं, किन्हीं चार का। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि गलती स्टूडेंट्स कहाँ पर करते हैं कि फालतू का लिख कर आते हैं। फालतू का आपको लिख कर नहीं आना है। और मुहावरे लोकोक्तियों में तो स्टूडेंट सबसे बड़ी जो चालाकी है वो क्या करते हैं, जो उनके अगेंस्ट चली जाती है। कभी कभी एक मुहावरे या लोकोक्ति का ना आपको अर्थ थोड़ा डाउटफुल लगता है कि इसका अर्थ ये है या ये है, और आप क्या करते हैं, हाइफन लगा के, स्लैश लगाकर दो भिन्न अर्थ लिखाते हैं। वहां पर गलती हो जाती है। अब दुख भोगना या कष्ट झेलना, ये जो है दोनों चीजें, ये समान अर्थ हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप किसी जैसे अंगारों पर लौटना, एक अभी आगे प्रश्न आएगा दूसरे वीडियोस में, तो वहां पर अगर आप इसका अर्थ लिखेंगे तो ये दोनों जो अर्थ हैं वो बिल्कुल समान है। वो आप स्लैश डाल के लिख सकते हैं। लेकिन एक आप अर्थ लिख रहे हैं दुख झेलना, और एक लिख रहे हैं कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करना, वो चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, चालाकी नहीं करनी है, आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो पेपर में तो आपको इनमें से कोई चार लिखने थे, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर सारे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अपना उल्लू सीधा करना अर्थात मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। सिंपल सा सेंटेंस, ऐसा नहीं कि आपको वो तीन तीन वाक्यों का कोई ऐसा बड़ा कोई डिफिकल्ट बनाना है, लेकिन बस वर्तनी सही होनी चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। और में, से, के लिए, ये सब जो कारक चिन्ह वगैरह होते हैं ये सब बिल्कुल सही होने चाहिए। बेकार से बेगार भली, यानी कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। अब इसका वाक्य, मैंने राम को समझाया कि दिन भर खाली बैठे रहने से बेहतर है कि आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ा दिया करो, क्योंकि बेकारी से बेगारी भली होती है। हो गया। अगला है आंखें चार होना, अर्थात किसी से भेंट या मुलाकात होना। तो एक बार स्टेशन पर नेहा से पहली बार आंखें चार हुई और वहीं उससे प्यार हो गया। सिंपल सा सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे अगर तो आइडिया ना लगे आपको तो। अगला है डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात संकट में थोड़ी मदद भी लाभदायक होती है। तो कामवाली की बेटी जब अस्पताल में थी तो पड़ोसियों की मदद उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा बनी, या डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला है आपे से बाहर होना, अर्थात अत्यधिक क्रोधित होना। भारतीय सैनिकों पर आतंकी हमले से समस्त देशवासी आपे से बाहर हो गए। सिंपल सेंटेंस। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, अधिकतर जो आता है मुहावरा या लोकोक्ति। वैसे ये लोकोक्ति है क्योंकि मुहावरे या लोकोक्तियों में क्या डिफरेंस है ये हम आपको बता चुके हैं। मुहावरा जो होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन जो लोकोक्ति है वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जो इंडिपेंडेंटली भी यूज हो सकती है कि आपने पूरा वाक्य, जैसे यहाँ पर है ना, सही ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस होता है। तो अब ज्ञान कम और दिखावा अधिक, इसका अर्थ है। और फिर साधारण से समारोह में भाषण देकर वह खुद को नेता समझने लगा है, सही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए, सिंपल सेंटेंस। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के लिए एक एक उपयुक्त शब्द लिखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यहाँ पर आपको जैसे ये 8 दिए गए हैं, इनमें से कुछ 6 लिखने थे आपको। तो देखिए, जो संगीत का जानकार हो, संगीतज्ञ,
जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसका अंत ना हो, अनंत। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। जल में जन्मने वाला, जन्मने वाला मतलब जो जल में जन्मता है, जल से जिसका जन्म हुआ हो, जलज। अब जैसे देखिए, जलज जो है वो तो कमल को भी कहते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है, कि जब हम पर्यायवाची वगैरह का पढ़ रहे थे, कि जो हिंदी की शब्दावली, अब हिंदी के वोकेबलरी कैसे बढ़ाई जाए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब ये है जलज, ज जो है किसी शब्द के जब पीछे आता है, जैसे दो शब्दों को मिलाकर जैसे बनाओ कि जल और ज, तो ज मतलब जहां से जन्मा हो, यानी कि जल में जन्मा, कि जो जल में उत्पन्न होता है, तो वो कमल भी हो सकता है, जल के बाकी जीव जंतु जो कि जल में ही जन्मते हैं। उसी प्रकार होता है जैसे वारिज, वारी जमा ज, वारी से जन्मा, वारी का मतलब भी जल ही होता है। उसी प्रकार युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। तो ये इसके सही उत्तर थे। अगला, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको 8 वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से आपको 6 के करने थे। हम सभी के उत्तर आपको दे रहे हैं। जैसे, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। अरे, आप ही ये बताने का मतलब आप ही ये बताने की रिक्वेस्ट करें। अरे, आप ही ये बताने की कृपा करें, अनुग्रह नहीं, कृपा। तो ये देखिए, आप ही यह बताने की कृपा करें। और कृपया भी आए, कृपा भी आए, वो दोनों चीज सही नहीं है। कृपा मतलब वही कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर, मैं प्रातः काल के समय ही पढ़ता हूँ। अब प्रातः काल, काल का मतलब खुद में ही समय होता है, प्रातः काल मतलब सुबह के समय, तो ये के समय ये अननेसेसरी है, यानी कि मैं प्रातः काल ही पढ़ता हूँ। फिर, तुम्हें अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं, स्पष्टीकरण के लिए, क्योंकि स्पष्टीकरण का मतलब ही ये होता है, जैसे करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, जैसे, तो इसलिए तुम्हें अपने स्पष्टीकरण के लिए यानी क्लैरिफिकेशन के लिए, हम ये तो नहीं कहते ना क्लैरिफिकेशन करने के लिए, हम ये कहते हैं कि या तो हम कहते हैं क्लियर करने के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए, तो इसलिए स्पष्टीकरण के लिए तैयार रहना चाहिए। अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया, लिखाया नहीं लिखवाया, अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया। मेरे को ज्यादा बोलना पसंद नहीं, मेरे को नहीं, मुझे, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं। मुझे यह किताब जरूर पढ़ना है, पढ़ना नहीं पढ़नी है, मुझे यह किताब जरूर पढ़नी है। लिंग संबंधीय शुद्धि थी यहाँ पर। बकरियों का झुंड पानी की चाह में घूम रहा है, पानी की चाहत में नहीं, पानी की तलाश में घूम रहा है। फिर, इन हालातों में कुछ भी कहना मुश्किल है, हालातों में नहीं, इन परिस्थितियों में कुछ भी कर पाना मुश्किल है, ये चीज सही होती है। चलिए, ग्रामर के क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो पहले ही करवा दिए। अब आते हैं यहाँ पर कविता की व्याख्या पर। 10 मार्क्स की होती है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूड भी करनी होती हैं। तब जैसे कविता देखिए, छोटी सी ही कविता आती है अधिकतर, जो हमने देखा है उसी की आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है। मैं संपन्न आदमी हूँ, है मेरे घर में टेलीविजन। ओहो, दिल्ली और बम्बई दोनों के बतलाता है फैशन। कभी कभी वह लोक नर्तकों की तस्वीर दिखाता है, हर इतवार दिखाता है वह बम्बैया पैसे का खेल। गुंडागर्दी और नामर्दी का जिसमें होता है मेल। कभी कभी वह दिखला देता है भूखा नंगा इंसान, उसके ऊपर बजा दिया करता है सारंगी की तान। अब अब समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कवि अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है। वो टेलीविजन की तारीफ कर रहा है, या टेलीविजन के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि टेलीविजन ये भी करता है, वो भी करता है, क्या क्या करता है, ये सब बता रहे हैं। अब इसकी व्याख्या कैसे की जाए प्रॉपर वे में, और इसमें लेखक का मंतव्य क्या हो सकता है, वो चीज सोचने की है। ठीक है ना, क्योंकि पाठ की प्रतिक्रिया तो इतना ही बताती है कि टेलीविजन के सारे काम गिनाए हुए हैं, लेकिन लेखक का मंतव्य क्या है, उसने क्या सोचकर ये पोएम लिखी होगी, वो चीज हमें सोचनी होती है, वहां हमें मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज क्या है, देखिए, टेलीविजन अंग्रेजी का शब्द है, संपन्न या लोक नर्तकों ये सब क्या है, शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। गुंडागर्दी, नामर्दी या जैसे है, तो ये जो है ये थोड़े उर्दू के शब्द वगैरह हैं, या जैसे आपके आप कह सकते हैं देशज शब्द हैं, उर्दू के नहीं, ये आपके वैसे शब्द हैं जैसे लोकल, बम्बैया, और
इस तरह के शब्द, यानी कि सारी मिश्रित शब्दावली है। अंग्रेजी के भी शब्द हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, आपका संस्कृत के भी शब्द हैं, और आपके लोकल भाषा, क्षेत्रीय भाषा के भी शब्द हैं। यानी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। इसे आप विशेष में लिख सकते हैं डेफिनेटली। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर। सबसे पहले प्रसंग। अब प्रसंग में देखिए अल्टीमेटली था क्या इसमें। अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से रघुवीर सहाय जी। अब याद रखिए, यहाँ पर पंक्तियों के नीचे ना हमें रघुवीर सहाय का नाम दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अगर आपको नीचे कवि का नाम नहीं लिखा हुआ, तो कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है कि आपको वहाँ पे कविता या कवि का नाम बताकर आना है। कोई आपने हिंदी में एमए बीएड वगैरह ऐसा नहीं की हुई है। आपको केवल इतना बताना है, अगर वहां पर आपको कवि का नाम नहीं दिया हुआ, कि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बहुत ही सरल शब्दों में एक साधारण मनुष्य के जीवन में टेलीविजन की आवश्यकता और महत्ता दोनों को दर्शाया है कवि ने। ठीक है ना, तो यहाँ पर कवि का नाम दिया हुआ था तो हमने लिख दिया। शब्दार्थ। अब संपन्न का मतलब क्या होता है? अमीर या धनी। लोक नर्तकों का मतलब क्या होता है? समाज में प्रचलित किसी नृत्य में जो प्रतिभागी होता है, मतलब जो डांसर जो होता है। और सारंगी, सारंगी का मतलब क्या होता है? संगीत का एक उपकरण, बाजा टाइप होता है। तो इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे, 3 थे, उनका हमने अर्थ लिख दिया। अब आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या कैसे होती है अब ये देखिए। वैसे तो संपन्न आदमी उसे कहा जाता है जो अमीर हो, धनी हो और विभिन्न सुख सुविधाओं से लैस हो। परंतु आधुनिक समय में अधिकतर हर मनुष्य के पास ही टेलीविजन है। वह टेलीविजन जिसे एक दशक पहले केवल अमीरी का एक प्रतीक माना जाता था। अभी आपको ये डॉट डॉट नहीं डालने हैं, ये जस्ट इसका प्रतीक है कि हम अभी आगे आपको ये कंटिन्यूशन में बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कहते हैं ना, मैं संपन्न आदमी हूँ, है मेरे घर में टेलीविजन। तो यहाँ पे इसलिए हमने उस चीज को एक्सप्लेन किया है कि संपन्न का मतलब हम क्या लेते हैं, कि कोई अमीर है, धनी है, जिसका सब कुछ है। लेकिन आजकल के जमाने में हर किसी के पास टेलीविजन है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति के पास भी, गरीब व्यक्ति के पास भी टेलीविजन है। सामान्य जीवन में मनुष्य अनेक जीवों और वस्तुओं से घिरा रहता है, और ये सभी अपने अपने स्थान पर मनुष्य के जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। वर्तमान में टेलीविजन भी मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। बिना टेलीविजन के दिन अधूरा सा लगता है। दिन भर में पूरे विश्व, समाज और आसपास हो रही अधिकतर हर गतिविधि की सूचना देने वाला सबसे लोकप्रिय माध्यम टेलीविजन है। एक प्रिय मित्र की भांति यह हमारे जीवन से हर तरह से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे संपन्नता का मतलब हमने मोड़ दिया, कि संपन्नता मतलब पैसे नहीं, संपन्नता मतलब एक प्रिय मित्र है मेरे पास। जैसे कहते हैं ना, अपनों का होना मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है, वहां पर मोड़ दिया। यह सिर्फ सूचना ही नहीं, मनोरंजन, शिक्षा, योग, संचार और भी बहुत चीजों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। जैसे हमने कहा ना, ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, ये कोई निबंध नहीं लिख रही हूँ मैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन पोयम में दिया गया था कि ये गुंडागर्दी वगैरह वो जो घटनाएं हैं वो भी बता रहा है। लोक नर्तकों के बारे में कुछ जो है वो भी बता रहा है। यानी कि हमें सूचना भी दे रहा है, मनोरंजन भी कर रहा है। गुंडागर्दी वगैरह के लिए यानी कि संचार का माध्यम कोई अलग सी सूचना दे रहा है। फिर शिक्षा भी दे रहा है, मतलब कि जो हमें चीजें बताता है दुनिया के बारे में। यही सब बताते हुए कवि लिखते हैं कि वे भी एक संपन्न आदमी हैं जिनके घर में टेलीविजन है। यहाँ संपन्न का अर्थ केवल धनी ही नहीं, अपितु आवश्यकता सामग्री युक्त और टेलीविजन जैसे एक प्रियजन या प्रिय मित्र का साथ भी है। यानी कि हमें, मतलब संपन्न मतलब कि हमें जिस जिस चीज की आवश्यकता है वो हमारे पास है, तो टेलीविजन भी हमें उसकी आवश्यकता है, वो हमारे पास है, यानी कि हम संपन्न हैं। और मेरे पास मेरा एक प्रिय मित्र भी है, उस अकॉर्डिंगली मैं संपन्न हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि टेलीविजन उन्हें हर प्रदेश, हर स्थान पर घटित हो रही नई नई जानकारियां देता रहता है, जिसमें अच्छी खबरें भी होती हैं, बुरी भी, जिसमें नृत्य और कला से संबंधित जानकारी और खबर भी मिलती है, और समाज में हो रही गुंडागर्दी या शोषण की भी। ये देखिए वहां की हमने चीजें बता दी, एक्सप्लेन कर दी। यहाँ हर प्रकार के मनुष्य का, चाहे अमीर हो या गरीब, शोषक हो या शोषित, सभी के जीवन भी देखने को मिलता रहता है। कभी अगर कवि दुखी या थका हारा घर में आए, तो खुशी या आराम के लिए टेलीविजन में उसे संगीत भी सुनने देखने को मिल जाता है। ये देखिए प्रिय मित्र इस प्रकार से है। इस प्रकार एक प्रिय मित्र की भांति टेलीविजन कवि के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हर परिस्थिति में वह कवि के साथ होता है और
आवश्यकता अनुसार कवि के सुख दुख और मनोरंजन का भी ध्यान रखता है। इन पंक्तियों से यह भी समझा जा सकता है कि मनुष्य के हर जीव और वस्तु का अपना महत्व है। मनुष्य के जीवन में, सॉरी, मनुष्य के जीवन में, यहाँ पर मिसिंग है कि मनुष्य के जीवन में हर जीव और वस्तु का अपना महत्व है। हर किसी का अपना मूल्य है जिसे व्यक्ति को समझना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। ये आपकी थी एक साधारण सी व्याख्या। आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भावार्थ क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक जीवों और वस्तुओं से घिरा रहता है और ये सभी अपने अपने स्थान पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। टेलीविजन भी मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग और प्रिय मित्र बनकर हर तरह से जुड़ा रहता है। यह मनुष्य को स्वयं से, पूरे समाज और विश्व से भी जोड़कर रखता है। उसके बिना अब जीवन अधूरा सा लगता है। इस प्रकार से हमने भावार्थ, इसका निष्कर्ष निकाला है। और विशेष क्या है, अत्यंत सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल जो हम मतलब नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, बिल्कुल वही भाषा है। रचना मिश्रित शब्दावली से सज्जित है। मिश्रित शब्दावली अर्थात ब्रैकेट में लिखना है। मिश्रित का मतलब क्या होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हर प्रकार के शब्द इसमें हैं। शैली प्रमुख रूप से विवरणात्मक है। विवरणात्मक क्या होती है कि किसी चीज का विवरण देना, ब्यौरा देना, कि जैसे टेलीविजन है वो क्या क्या करता है, उसके कामों की व्याख्या की गई है, उसके कामों का विवरण दिया गया है कि टेलीविजन मेरे लिए ये भी करता है, मेरे लिए ये भी करता है। तो ये विवरणात्मक शैली है। चलिए, तो अब 2017 और 2018 का नायब तहसीलदार का पेपर पूरी तरीके से डिस्कस हो चुका है। अब अगला जो हमारा वीडियो का, उसमें आपको दूसरे वीडियो की वेट नहीं करनी पड़ेगी। नायब तहसीलदार 2014 का एग्जाम पूरा का पूरा उसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो आखिरी वीडियो होगा उसमें 2010 का पेपर एक्सप्लेन होगा। तो हम आशा करते हैं कि इन वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी। तब तक के लिए हम आशा करेंगे कि इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, फ़ोन फ़ोन से, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल आईडी से। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए प्लीज़। थोड़ा चलते ही रहते हैं, क्या करें जी, सर्दी का मौसम है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।